इस वीडियो में हम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को देखने वाले हैं। तो बंगाल के गवर्नर वो थे रॉबर्ट क्लाइव, जो सबसे पहले आए थे 1757 से 60 तक, और फिर दोबारा से ये 1765 से 67 में आए थे। बंगाल में द्विज शासन की व्यवस्था की गई थी, इनके टाइम पे ही हुई थी। राजस्व वसूलने और सैनिक संरक्षण विदेशी मामले जो है कंपनी के अधीन तो इसके तहत थे, और जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी थी वो नवाब के हाथों में थी। उसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय आ गए थे, इलाहाबाद की द्वितीय संधि के इन्हीं के साथ हुई थी, और कंपनी के संरक्षण में इनको ले लिया गया था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र को दो उप दीवान, एक तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सितारा राय को नियुक्त कर दिया। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद अन्य गवर्नर जो आए थे वो थे बरेलास्ट, कार्टियार और वारेन हेस्टिंग। इसके बाद आते हैं हम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित कर दिया गया था। बम्बई और मद्रास के गवर्नर जो थे वो इसके अधीन आ गए थे। फिर भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 तक रहा था। ये वारेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना, उसके बाद बंगाल का गवर्नर और उसके बाद कंपनी का गवर्नर जनरल बना। इसके बाद हम वारेन हेस्टिंग के समय काल को देखते हैं। इसने इस टाइम क्या क्या किया था। तो राजकोषीय कोषागार को इसने मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लेके आया। उसके बाद 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना करा दी इसने। फौजदारी अदालतें सदर निजामत द्वारा निरीक्षित होती थी और निजाम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था, और दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। जो कलेक्टर था इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी की अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य, एक तो रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुफ्ती काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के जो मुकदमे थे वो अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। उसके बाद हम देखते हैं दीवानी मुकदमों में जातीय कानून तथा हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू होते थे। फौजदारी अदालतों में मुस्लिम कानून लागू होते थे। उसके बाद हम देखते हैं 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों जो थे मोहम्मद रजा खां और राजा सितारा रैया को अपने पद से उन्होंने हटा दिया। उसके बाद जो हेस्टिंग ने नवाबों की देखभाल करने के लिए मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी को बेगम को उसका संरक्षण नियुक्त किया, और 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षण नियुक्त किया। इसके बाद हम देखते हैं 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा इसने स्थापित किया। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रथम मदरसा स्थापित किया गया कहाँ? 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए। इसके बाद इसी सन 1782 में जॉनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कर दी। फिर गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विलिकिंस चार्ल्स को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया। इसी समय सर विलियम जॉन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो कब की? 1784 में विलियम जॉन्स ने की थी। मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन इन्होंने अब इस समय बंद कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था तथा इसका मुख्य न्यायाधीश जो था वो एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था।
हेस्टिंग ने बंगाल ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सज़ा दिलवा दी थी। फिर उसके बाद बंगाल जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है वो 1775 से 82 में, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1780 से 84 में वारेंग हेस्टिंग के समय में ही होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो सालबाई की संधि और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट वारेंग हेस्टिंग के समय काल में ही पारित हुआ और इसी के काल में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल करने के लिए एक भारतीय अधिकारी रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लभ था। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग जो था वो फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 में इसे आरोप से मुक्त कर दिया। 1786 में हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई। इसका कार्य सभी कानूनों के कागजों की देखभाल करना था। इस पद का प्रथम नियुक्ति जो है जेम्स ग्रांट की हुई थी। और रिंग फेंस की पॉलिसी बोलते हैं कि किसने चलाई थी, तो ये वारेंग हेस्टिंग ने चलाई थी। इसे हिंदी में सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति बोलते हैं। इसके बाद सर जॉन मैकफर्सन आए थे, 1 साल के लिए आए थे। ये अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी तक ये रहे थे। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिए। ठीक है, तो जो अधिकार थे वो कलेक्टर के हाथों में चले गए थे। इसने भारतीय न्यायाधीशों के युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतों, 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त कर दी। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कराया और शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी, जो फिर पुलिस कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना एक दरोगा को इसका इंचार्ज बना दिया गया। उसके बाद भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था भारतीयों को। ठीक है, भारतीयों को ऊंचा पद नहीं देते थे। फिर 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई, जिसके तहत जमींदारों को अब भूराजस्व का 90% मतलब 10/11 भाग और कंपनी को लगभग 10% लगभग 1/11 भाग अपने पास रखना था। तो इसमें कंपनी को 90% चला गया और 10% जमींदारों को आ गया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में स्थायी बंदोबस्त की योजना जो है जॉन सूर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू कर दिया गया। जमींदार के भूराजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। तो इसमें जमींदार जो है वो मतलब दर जो है भूराजस्व की वो तय खुद से कर सकते थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन सूर जो था उसने एक ही नीति चलाई थी, वो थी अहस्तक्षेप की नीति, जो कि 1793 और से 98 तक रहा था। उसके बाद वेलेजली आ गया था 98 से 5 में। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि जो था का प्रयोग वेलेजली से पूर्व जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसने इसको अपनाया था सहायक संधि को, परंतु वो तो इसका फ़ायदा उठा नहीं सका और ये वेलेजली ने इसका फ़ायदा उठा लिया। सहायक संधि करने वाले राज्य थे, सबसे पहला था हैदराबाद 1798 में, फिर मैसूर आया, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर उसके बाद बरार और एवं भोंसले और एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर थे। इसके बाद इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो किन्होंने नहीं की थी? इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। और टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा के लिए भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। फिर 1806 में भारत भेजे गए प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हैलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो कॉलेज है वो खोला गया और जहाँ नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो लॉर्ड वेलेज़ली था ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो 1805 था दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद सर जॉर्ज बार्लो आया। जो सर जॉर्ज बार्लो था वो 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था, इसके काल की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। फिर लॉर्ड प्रथम आया 1807 से 1813 में। इसके काल में रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1806 जो 1809 में अमृतसर की संधि हुई, मध्यस्थता की थी चार्ल्स मेटकॉफ। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।